गलती को डॉली के ऊपर कैसे डाल सकता था। वीरा कहती है, अच्छा डॉली ने तुम्हारे भाई को फंसाया है, और जो तुमने और यामिनी ने मिलकर निष्ठा को धोखा दिया है उसका क्या? उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? तुम दोनों की तो 2 साल पहले ही सगाई हो गई थी ना, और तुम उसी की बहन के साथ इश्क लड़ा रहे हो। वीरा ने ये बात बहुत गुस्से से कही थी, जिससे उसकी आवाज से आसपास के लोग उन्हीं को देखने लगे थे। तेजस शौक से कभी निष्ठा और कभी वीरा को देख रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि क्या निष्ठा को उसके और यामिनी के बारे में सब पता चल गया था, और अगर पता चल गया था तो उसने उसे अब तक कुछ कहा क्यों नहीं। तेजस भी खुद को संभालते हुए कहने लगा, यामिनी और मेरे बीच कुछ भी हुआ हो, लेकिन जो निष्ठा ने किया है वो आखिर अपने ही पापा को बर्बाद करने के बारे में कैसे सोच सकती थी। और मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल तो तुम्हारी प्यारी दोस्त रात रात भर लड़कों के साथ घूमने लगी है। उसकी बात सुनकर आरोही को भी अब बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर निष्ठा और उसकी सगाई हो गई थी, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। वीरा का मन कर रहा था कि वो तेजस के टुकड़े टुकड़े करके जंगली कुत्तों को खिला दे। वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, जो भी हुआ ना वो सब तुम्हारी महबूबा यामिनी ने किया था। आरोही का मोबाइल बजने लगा। उसके मोबाइल में माहिर का नाम फ्लैश हो रहा था, और ये देखते ही कि माहिर उसे कॉल कर रहा था, आरोही को जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। बॉडीगार्ड्स ने पहले ही कहा था कि उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो फोन उठाए या नहीं। ना उठाना भी उसके लिए नुकसानदायक था। उसने साइड में जाकर फोन उठाया। आरोही धीरे से कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, गुड मॉर्निंग मैम, मैं अनिल बोल रहा हूँ। बॉस अभी बिजी है, वो जल्दी फ्री होकर मुंबई वापस आएंगे। बॉस ने कहा कि कंपनी में जो डील होने वाली है आप उनके प्रपोजल देखकर फाइनल कीजिए। आरोही ने खुद को शांत किया कि ये माहिर नहीं था। आरोही को याद आया कि निष्ठा ने बताया था कि वो माहिर की पर्सनल सेक्रेटरी है। आरोही जवाब देने में वक्त ले रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या पहले उसे इस बारे में निष्ठा से बात करनी चाहिए। आरोही ने बस हाँ कह दिया तो अनिल कहता है, मैम आस्था इसमें आपकी हेल्प कर देगी। आप बॉडीगार्ड से अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन छोड़ने के लिए कह दीजिए, वो आपको छोड़ देंगे। आरोही की नजर वीरा पर पड़ी, जो तेजस से लड़ाई कर रही थी, जिससे आसपास भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। आरोही ने जल्दी से हाँ करके फोन रख दिया और वीरा के पास गई। आरोही खुद को संभालते हुए वीरा को आवाज लगाती है, वीरा। वीरा उसे देखकर गुस्से से कहती है, तू क्या सती सावित्री बनी खड़ी है? तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई थी। बात कहाँ विभव और डॉली पर शुरू हुई थी और कहाँ निष्ठा और यामिनी की बात शुरू हो गई थी। तेजस आरोही की ओर देखते हुए कहता है, निष्ठा मैं कुछ नहीं जानता। तुम डॉली से कहो कि वो पुलिस से कहे कि विभव ने कुछ नहीं किया। आरोही को इतना तो समझ आ गया था कि गलती तो विभव ने ही की थी। तभी तो तेजस उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि तेजस ने निष्ठा से सगाई की थी, फिर भी वो उसी की बहन के साथ रिलेशन में आ गया था। आरोही भी तेज आवाज में कहती है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम भूल रहे हो, गलती तुमने और तुम्हारे भाई ने की है, और तुम माफी मांगने के बजाय हमसे ये सब कह रहे हो। आज के बाद तुम हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आरोही ने गुस्से में ये सब कहा। वो निष्ठा के सामने ऐसे लड़के को भटकने भी नहीं देना चाहती थी। तेजस और वीरा हक्के बक्के होकर ये सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि निष्ठा इतना सब कह सकती है। निष्ठा तेजस को बहुत पसंद करती थी। पिछले 5 साल से वो तेजस के अलावा किसी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखना पसंद करती थी, और वो तेजस की हर बात मानती थी। तेजस तो जैसे बर्फ में तब्दील हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। आरोही ने वीरा का हाथ पकड़ा और दूसरी ओर ले गई। तेजस तो बस खड़े खड़े उन्हें देखता ही रह गया। आरोही ने कोने में ले जाकर वीरा को खड़ा कर दिया। वीरा अचानक से होश में आई, और निष्ठा ने चिल्लाते हुए आरोही को कसकर गले लगा लिया। उसके इस तरह गले लगाने से आरोही हैरान हो गई। वीरा खुश होते हुए कहती है, वाह क्या जवाब दिया तूने तेजस को। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना सब तू उसे बोल रही थी। आरोही थोड़ा सकपका गई, और आरोही ने बस हल्की सी स्माइल की। वीरा कहती है, वैसे तो इतने दिनों से कहा थी। तभी वीरा का मोबाइल बजने लगा और वो फोन पर बात करने लगी। वीरा आरोही को देखकर कहती है, सॉरी यार, आज पापा वापस आ रहे हैं, मुझे उन्हें एयरपोर्ट लेने जाना है। हम बाद में मिलते हैं, लेकिन तू फिर से कहीं गायब मत हो जाना। उसने आरोही को गले लगाया और बाय बोलकर चली गई। आरोही भी जल्दी से कैफे से बाहर आई और कार में बैठकर कंपनी जाने के लिए कह दिया। ये सब तो आरोही की समझ से बाहर था। वो जिस काम को करने के लिए आई थी वो तो हो ही नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ रही है। आरोही को यह भी टेंशन था कि निष्ठा ने प्लान को आगे बढ़ाया होगा या नहीं। वो निष्ठा को कॉल करने के बारे में सोचने लगी। दूसरी ओर दिल्ली में निष्ठा ने अपने हाथों से नाश्ता बनाकर रख दिया। मिहिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था और आरोही के आने का वेट कर रहा था। मिहिर ने अपनी नजरें उठाकर निष्ठा को देखा। निष्ठा ने यहीं पर गलती कर दी थी। आरोही को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। मिहिर हैरानी से निष्ठा को देख रहा था। उसने पहली बार आरोही को खुद अपने हाथों से कुछ बनाते हुए देखा था, लेकिन वो फिर से अपने मोबाइल में देखने लगा। निष्ठा मिहिर को नाश्ता सर्व करने लगी। मिहिर लगातार अपने मोबाइल को देख रहा था। उसने नाश्ता खाना शुरू किया। वो अपने मोबाइल में इतना घुस चुका था कि वो आरोही को देख भी नहीं रहा था। वो अचानक उठ गया और वहां से जाने लगा। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर फिर से कहाँ जा रहा था। निष्ठा को अभी मिहिर से बात करनी थी। निष्ठा जल्दी से कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिहिर के कदम रुक गए। वो पलट कर निष्ठा को देखकर कहता है, मुझे अभी काम है, हम बाद में बात करते हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा।
फिर कुछ कदम चलने के बाद वो रुक गया और फिर कहने लगा, विजय थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम उससे सब डिस्कस कर लेना। ये कहकर मिहिर वहां से चला गया। निष्ठा बस उसे जाते हुए देख रही थी। विजय से सब डिस्कस कर लेना, इससे उसका क्या मतलब था? उसकी बात निष्ठा समझ नहीं पाई थी। मिहिर इतना ज्यादा बिजी था कि उसे जैसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। वो अपनी आरोही पर कहाँ ध्यान दे पाता। वो इस वक्त यही सोच रहा था कि आरोही उसके पास है, भले ही उसकी फीलिंग्स है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। निष्ठा और आरोही की हरकतें इतनी एक जैसी थी कि मिहिर भी इतनी आसानी से निष्ठा को नहीं पहचान सकता था। उसके पास तो इतना टाइम भी नहीं था कि वो आरोही के साथ 2 मिनट बैठ सके। निष्ठा सोचने लगी, आरोही के मुताबिक मिहिर इस टाइम तक ऑफिस में होते हैं, पर मिहिर अभी तक घर में है। निष्ठा ने जल्दी से आरोही को कॉल किया। दूसरी ओर आरोही अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन पहुंच गई। आरोही तो जैसे उस वक्त वहां की बॉस थी। सामने एक लड़की खड़ी थी, दिखने में काफी सुंदर और सिंपल थी। वो आस्था थी। अनिल ने पहले ही उसे कह दिया था कि निष्ठा के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आरोही जैसी कार से उतरती है, आस्था एकटक उसे देखने लगी। वो आरोही को जैसे निहार रही थी। उसने आज तक आरोही जैसी सिंपल और इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और वो आरोही का वेलकम करने लगी। आरोही की समझ से सब परे था। निष्ठा सेक्रेटरी थी, फिर उसे ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा था जैसे वो वहां की बॉस थी। आस्था हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैम प्लीज। आरोही कहती है, तुम आगे चलो। आस्था आगे चलने लगी और मिहिर के प्राइवेट लिफ्ट में आरोही को ले गई। दोनों सीधे निष्ठा के केबिन में पहुंच गए। तभी आरोही का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि उसे निष्ठा कॉल कर रही थी। वो आस्था को देखने लगी। आस्था कहती है, मैम आप कुछ लेंगी? आरोही ने कहा, कॉफी। आरोही की बात मानते हुए आस्था वहां से चली गई। आरोही ने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी ओर से निष्ठा कहती है, कैसी हो तुम? आरोही परेशान सी टेबल पर रखी फाइल को देखते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ मिहिर कहाँ है? निष्ठा कहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ हो क्या रहा है? वो रात भर सोई नहीं है, पता नहीं रात भर कहाँ थे और क्या कर रहे थे। आरोही ये सुनकर और परेशान हो गई। वो वहां थी तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आरोही मिहिर के बिना सो गई हो। आरोही कहती है, क्या वो रूम में आए ही नहीं थे? निष्ठा कहती है, नहीं, हम जब से इंदौर से आए हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। हमने उन्हें पूरे घर में देखा पर वो कहीं नहीं थे, जबकि वो घर में ही थे। निष्ठा की बात सुनकर आरोही अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। वो शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त उन दोनों के लिए एक ही बात अच्छी थी कि मिहिर बिजी था। निष्ठा कहती है, वहाँ सब ठीक है ना? आरोही ने रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। निष्ठा कहती है, तुमने जो कहा सही कहा। आरोही निष्ठा की आवाज में दर्द साफ महसूस कर पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि निष्ठा तेजस के बारे में याद करके परेशान हो। आरोही टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, वो सब छोड़ो तुम। माहिर ने कोई डील फाइनल करने को कहा है मुझे, तो समझ में ही नहीं आ रहा। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सारी मुसीबत एक साथ उनके गले पड़ते जा रही थी और पता नहीं माहिर उसे ये सब करने को क्यों कह रहा था। निष्ठा कहती है, पता नहीं क्या आफत है, क्या तुम सब मैनेज कर लोगी? आरोही कहती है, हाँ मैं मैनेज तो कर लूंगी, पर मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जितना मैं सोच रही हूँ ये डील करोड़ों की होगी और हम डील ऐसे ही फाइनल नहीं कर सकते। निष्ठा कहती है, बात तो तुम ठीक कह रही हो। मुझे लगता है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट था और किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होने वाली थी। शायद ये वही है। आरोही कहती है, ठीक है, मैं एक बार सब अच्छे से चेक कर लेती हूँ, फिर हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। निष्ठा को कुछ याद आया और वो जल्दी से कहती है, मिहिर ने कहा था कि विजय आने वाला है, तुम उससे सब डिस्कस कर लेना। इसका क्या मतलब है? आरोही कहती है, मुझे लगता है मिहिर कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कह रहा था। वो प्रोजेक्ट को अकेले में हैंडल कर रही थी और अभी तो पिछले कुछ दिनों से मैं ऑफिस गई ही नहीं हूँ। दोनों की परेशानियां मानो आसमान छू रही थी और सब सोच सोच कर उनका दिमाग फटने के लिए कभी भी तैयार बैठा था। निष्ठा कहती है, क्या तुम मुझे उसके बारे में सब बता सकती हो? आरोही सब बता ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। निष्ठा ने देखा कि विजय वहां आ गया था। आरोही ने देखा कि आस्था भी वहां आ गई थी। दोनों एक साथ कहती है, बाद में बात करते हैं, और दोनों ने फोन रख दिया। आस्था अंदर आई और उसने आरोही को कॉफी दी। आरोही ने उसे बैठने का इशारा किया और प्रोजेक्ट के बारे में उससे पूछने लगी। दोनों बहुत सारी फाइल को अच्छे से चेक कर रही थी। कुछ ही देर में आस्था आरोही को एक मीटिंग रूम में ले गई। वहां पहले ही कुछ लोग बैठे हुए थे। मीटिंग शुरू हुई और सब लोग डिस्कस करने लगे और बहुत सी ऐसी बातें हो गई जिसे सुनकर आरोही के चेहरे के रंग ही उड़ गए थे। दूसरी ओर विजय और निष्ठा डिस्कस कर रहे थे। आरोही ने जितना बताया उसके हिसाब से सब निष्ठा चेक कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो विजय की बात सुनने लगी उसकी हवाइयां उड़ने लगी। निष्ठा खुद को शांत करके सब अच्छे से सोचने लगी और विजय को सब अच्छे से एक्सप्लेन करने लगी। निष्ठा पूरी कोशिश कर रही थी कि सब ठीक हो। निष्ठा विजय के आइडिया से बहुत खुश था, लेकिन फाइनल डिसीजन तो निष्ठा को लेना था। कुछ देर बाद विजय वहां से चला गया। निष्ठा का सर मानो फटने लगा था। उन दोनों ने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। निष्ठा पानी लेकर रूम में जाकर बेड पर बैठ गई और आरोही के कॉल आने का वेट करने लगी। निष्ठा को पता था कि अब तक तो आरोही को सब पता चल गया होगा। आरोही भी केबिन में आकर निष्ठा को कॉल करने लगी। उसका कॉल देखकर निष्ठा ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। अब हम क्या करेंगे? इस प्रोजेक्ट पर तो अग्निहोत्री और ओबराय कॉर्पोरेशन एक साथ काम करने की सोच रहे हैं। आरोही कहती है, हाँ पता नहीं ये सब कैसे हो गया, अब क्या करें हम? मिहिर और माहिर ने ये डील तो पहले ही आरोही और निष्ठा के ऊपर छोड़ दी थी।
तो ये फैसला उन दोनों बहनों के हाथों पर था कि वो एक दूसरे के साथ काम करना चाहती थी या नहीं। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को छोड़कर उनके हस्बैंड आखिर क्या कर रहे थे। क्या वो दोनों छुट्टियां मनाने निकल गए थे? दोनों बहुत गहरी सोच में थे कि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर दोनों ने एक साथ प्रोजेक्ट पर काम किया तो दोनों को एक साथ सबके सामने आना होगा। निष्ठा कहती है, मुझे लगता है कि हमें ये डील फाइनल कर देनी चाहिए। आरोही कहती है, पर हम दोनों सबके सामने एक साथ कैसे काम करेंगे? निष्ठा कहती है, उसके बारे में हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमें लगता है कि माहिर आने वाले हैं, ऐसे में हमें अभी अपनी अपनी जगह ले लेनी चाहिए। अगर डील हो गई तो या तो तुम्हें या मुझे मुंबई या दिल्ली आना ही होगा। इससे हमें एक दूसरे की जगह लेने में आसानी होगी और हमारा काम भी होता रहेगा। इस वक्त निष्ठा को सबसे ज्यादा डर माहिर के आने से था। अगर माहिर आ गया तो आरोही के साथ क्या होगा? निष्ठा ये बात अच्छे से जानती थी। निष्ठा कहती है, हमें लगता है हमें डील फाइनल कर लेनी चाहिए। आरोही हैरानी से कहती है, पर हम दोनों एक साथ सबके सामने कैसे काम करेंगे? निष्ठा कहती है, उसके बारे में हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। माहिर आ गए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर हम डील फाइनल कर देते हैं तो तुम्हें या हमें मुंबई या दिल्ली आना ही होगा। इससे हमें अपनी जगह बदलने में भी आसानी होगी और हमारा काम भी होता रहेगा। निष्ठा को सबसे ज्यादा डर अभी माहिर के आने का था। उसे पता था माहिर आते ही आरोही के साथ क्या कर सकता था। आरोही की तो जैसे सोचने समझने की शक्ति खत्म सी हो गई थी। एक तो मिहिर, माहिर, अनिकेत और फिर निष्ठा की सेफ्टी की टेंशन। उसे डर था कि कहीं निष्ठा को वो लोग कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आरोही बुझे मन से कहती है, ठीक है। निष्ठा उसे समझाते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और क्या अनिकेत ने तुम्हें कॉल किया? आरोही कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसे पता भी चलेगा कि मैंने उसे कॉल किया था। निष्ठा कहती है, वो इंडिया में है तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकता है? आरोही चुप हो गई। उसे पता तो था, पर वो अब उस शहर में कभी कदम नहीं रखना चाहती थी जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था, जिसके बारे में सोचकर आज भी उसकी रूह कांप उठती थी, जो उसे हर रात बुरे सपने बनकर उसे चीखने पर मजबूर कर देता था। आरोही धीमी आवाज में कहती है, नहीं, मुझे लगा था वो मुंबई में हो सकता है, पर निष्ठा कहती है, कोई बात नहीं, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। तभी निष्ठा को कुछ याद आया और वो जल्दी से कहती है, आज एक लड़की आई थी, वो खुद को मिहिर की दोस्त बता रही थी। कौन है वो? आज जो भी सुबह हुआ निष्ठा ने आरोही को सब बता दिया। आरोही भी आज तक ऋतु का नाम नहीं जानती थी और ना ही निष्ठा को उसका नाम पता था। आरोही समझने की कोशिश कर रही थी कि निष्ठा किसके बारे में बात कर रही थी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आरोही आखिर ऋतु से एक बार ही तो मिली थी, उसमें भी उसने उससे कोई बात नहीं की थी। उसे कुछ ना बोलता देख निष्ठा कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा। आरोही कहती है, ठीक है, मैं यहाँ सब संभालती हूँ। कोशिश करूंगी कि डील फाइनल होने के बाद मैं कल ही दिल्ली आ जाऊँ। दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते रहते हैं, फिर दोनों ने फोन रख दिया। आरोही तो यही सोच रही थी कि निष्ठा ने मिहिर को कैसे संभाल कर रखा था। वो अच्छे से जानती थी कि मिहिर उसके करीब आने से पहले एक बार भी सोचता नहीं था। मुंबई में दोपहर का वक्त था। आसमान में चिलचिलाती धूप छाई हुई थी और ठंड का मौसम होने के कारण सब धूप सेकते हुए ठंड का मौसम एंजॉय कर रहे थे। मानसी अपने धीरे धीरे कदमों के साथ लाइब्रेरी की ओर जा रही थी। हर्ष के साथ रहकर वो पुरानी बातें भूलने लगी थी, लेकिन वो अपनों को आज भी नहीं भूल पाई थी। मानसी अपने मन में बहुत से ख्यालों के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। तभी उसके सामने कुछ लोग आकर खड़े हो गए। मानसी के कदम वहीं रुक गए। वो सामने खड़े लोगों को बिना किसी भाव के देख रही थी। सामने खड़ी एक लड़की जिसका नाम दीपिका था, वो मानसी को ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे वो कोई सामान हो। मानसी कहती है, प्लीज रास्ते से हटो। दीपिका कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम हमसे दोस्ती नहीं करोगी? मानसी एक एक करके सभी को देख रही थी और उसे उनके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे थे, इसलिए वो किसी से बहस किए बिना ही वहां से चुपचाप निकल जाना चाहती थी। मानसी कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? दीपिका मानसी के चारों ओर घूमते हुए कहती है, यही कि हम सब भी तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं और तुमसे कुछ सीखना चाहते हैं। मानसी वहीं खड़ी थी और उसके कानों में आसपास की हंसी की आवाजें गूंज रही थी। दीपिका के फ्रेंड्स हंस रहे थे। उन लोगों ने चारों ओर से मानसी को घेर रखा था। दीपिका भोली सी शक्ल बनाकर कहती है, ओह, तुम समझे नहीं? हमें भी तो बताओ कि तुम अमीर लड़कों को कैसे फंसाती हो। उसकी बातें मानसी को गुस्सा दिला रही थी, लेकिन वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। दीपिका गुस्से से कहती है, ऐसे क्या घूर रही हो? तुम ये जो हर्ष के साथ दिन भर चिपकी रहती हो ना, ये यही बताता है कि तुमने ही हर्ष को फंसाया है, वरना वो किसी भी लड़की के साथ नहीं घूमता था और तुमने उससे दोस्ती भी कर ली। दीपिका एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी जो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। वो किसी की परवाह ना करते हुए अपना ईगो शो करती रहती थी। दीपिका ने कई बार हर्ष से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर्ष अच्छे से जानता था कि दीपिका कैसी लड़की है। वो सिर्फ लोगों के पैसों को देखती थी, ना कि किसी के दिल को। वो किसी को बोलने से पहले या किसी के फीलिंग्स को हर्ट करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचती थी। मानसी भी उसी के अंदाज में जवाब देती है, वो मेरा दोस्त है और अपनी मर्जी के साथ मेरे साथ घूमता है, ना कि मेरे इशारों पर चलता है। दीपिका अपनी जगह पर खड़ी हो गई और मानसी को घूरते हुए कहती है, दोस्त? ओह रियली? आज के बाद तुम हर्ष के आसपास भी नजर नहीं आओगी, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मानसी कहती है, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? दीपिका कहती है, तो फिर देखती जाओ तुम्हारे साथ अब क्या क्या होता है। उसने बोतल का पानी लिया और वो मानसी के ऊपर पूरा डाल दिया। वहां खड़े सब लोग बहुत जोर जोर से उस पर हंस रहे थे। मानसी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भी बेवजह इन लोगों से उलझना नहीं चाहती थी।
वो उन्हें अच्छे से सबक सिखा सकती थी, लेकिन वो अभी यहाँ से जाना चाहती थी। इसलिए मानसी सामने खड़ी एक लड़की और लड़के को जोर से अपने पैरों से मारने लगी, जिससे दोनों जमीन पर जाकर गिरे। मानसी सीधा वहां से निकल गई और सब उसे देखते ही रह गए। मानसी ने ये सब इतना जल्दी किया कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। उनकी हंसी एक बार में बंद हो गई। सब मानसी को जाते हुए देख रहे थे। दीपिका गुस्से से कहती है, देखते जाओ तुम्हारे साथ अब क्या क्या होता है। दूसरी ओर आरोही निष्ठा के केबिन में बैठकर लगातार फाइलों को देख रही थी। उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। उसका मोबाइल बजने लगा और उसने बिना देखे ही फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, हेलो मेरी प्यारी सी अप्सरा भाभी, कहाँ हैं आप? आरोही थोड़ी हड़बड़ा गई। आरोही जल्दी से याद करने लगी, ये कौन है? निष्ठा ने उसे बताया था कि माहिर का एक भाई भी है। क्या वो यही था? वो खुद को संभालते हुए कहती है, हेलो मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हर्ष कहता है, भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने इसलिए कॉल किया था कि आज आप अग्निहोत्री मेंशन आ जाइए, दादी आपको बहुत मिस कर रही है। आरोही खुद से कहती है, अब ये क्या नई आफत आ गई, दादी से मिलना है? पर मैं कैसे मिल सकती हूँ? आरोही कहती है, वो अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि माहिर यहाँ नहीं है। तो हर्ष बीच में ही कहता है, भाभी प्लीज भाई के जैसे बहाने मारना बंद कीजिए और आप आ जाइए, वरना दादी कह रही है कि दादी आपसे नाराज हो जाएंगी। आरोही गहरी सांस लेते हुए कहती है, ठीक है मैं शाम तक आने की कोशिश करती हूँ। हर्ष कहता है, कोशिश नहीं भाभी, आपको आना ही है। आज मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलवाऊंगा। आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है मैं आती हूँ। आरोही समझ गई थी कि हर्ष अपनी बात मनवाकर ही छोड़ेगा। वो पहले से थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। फिर दोनों ने फोन रख दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि आरोही वहां से जा कैसे सकती थी। उसे तो पता ही नहीं था कि वहां जाकर आखिर करना क्या है। अगर उससे कोई गलती हो गई तो? आरोही के मन में हजार सवाल चल रहे थे। वो सोचने लगी कि वो बाद में निष्ठा से बात करेगी। इन सब बातों को साइड में रखकर वो अपना काम फिर से करने लगी। दिल्ली में शाम होने वाली थी। निष्ठा अभी तक अपना काम ही कर रही थी। वो बहुत थक गई थी। निष्ठा किचन में आई और अपने लिए कॉफी बनाते हुए वो टाइम देखने लगी। मिहिर अभी तक क्या कर रहा था उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसने सुबह के बाद उसे अब तक नहीं देखा था। निष्ठा फाइल देखते हुए कॉफी पीने लगी। वो लगातार इधर उधर देख रही थी। फिर वो उठी और घर के चारों ओर देखने लगी। इतना बड़ा घर था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मिहिर आखिर कहाँ होगा। उनके प्लान के मुताबिक तो उसे अपनी बुआ के घर जाना था, लेकिन वो मिहिर को बिना पूछे कैसे जा सकती थी। निष्ठा थक हार कर रूम में जाकर बैठ गई। वो दिन भर से लगातार काम कर रही थी। अब उसे नींद आ रही थी। वो बालकनी में जाकर बैठ गई और बाहर के नजारे देखने लगी। उसे बस रह रहकर माहिर की याद आ रही थी। निष्ठा अच्छे से जानती थी कि अगर माहिर को ये सब पता चला तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसी बात का डर आरोही को भी था। निष्ठा वहीं आंख बंद करके लेट गई। उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। दूसरी ओर आरोही निष्ठा को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। निष्ठा तो रूम में मोबाइल भूल गई थी और बालकनी में बैठकर सो गई थी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो अग्निहोत्री मेंशन जाए या नहीं। अगर वो गई, वहां उससे कोई गलती हो गई तो क्या होगा? बाद में इससे निष्ठा को प्रॉब्लम हो सकती थी। आरोही एक बार फिर से निष्ठा को फोन ट्राई करने लगी। इस बार फोन उठा लिया गया। दूसरी ओर से किसी की अट्रैक्टिव आवाज आई, हेलो। उस आवाज को सुनकर आरोही की धड़कन अचानक से बढ़ गई। वो इस आवाज को मरने के बाद भी नहीं भूल सकती थी। दोनों ओर खामोशी छा गई। मिहिर को अजीब सा एहसास हो रहा था। वो कुछ कहने वाला था, लेकिन आरोही ने हड़बड़ाहट में फोन कट कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निष्ठा की जगह मिहिर ने फोन क्यों पिक किया। मिहिर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोन साइड में रख दिया और आरोही को ढूंढने लगा। निष्ठा अभी भी सो रही थी कि मिहिर जाकर निष्ठा के सामने खड़ा हो गया और उसके सुंदर से चेहरे को देखने लगा। वो निष्ठा के चेहरे को प्यार से सहलाने लगा, जिससे कि निष्ठा की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली और मिहिर को देखकर घबरा कर खड़ी हो गई। मिहिर आरोही को कब से बहुत मिस कर रहा था। वो जल्दी से आरोही को गले लगाना चाहता था। मिहिर आरोही की ओर कदम बढ़ाने लगा। निष्ठा पीछे दीवार से टकरा गई। मिहिर उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आता देख निष्ठा का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। निष्ठा खुद से ही कहती है, डोंट किस मी प्लीज, डोंट किस मी। मिहिर निष्ठा को गौर से देखते हुए उसकी ओर कदम बढ़ा रहा था और निष्ठा उसे अपने करीब आता देखकर डर से अपने कदम पीछे ले रही थी। वो अचानक पीछे दीवार से जाकर टकरा गई। मिहिर उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। निष्ठा का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। निष्ठा खुद से ही कहती है, डोंट किस मी। निष्ठा ने पूरी हिम्मत करके मिहिर को धक्का देने के लिए अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो मिहिर उसे सामने कहीं नजर नहीं आया। वो इधर उधर देखने लगी। थोड़ी दूरी पर खड़े होकर मिहिर लगातार आरोही को ही देख रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। फिर वो अपने मोबाइल में कुछ करते हुए वहां से बिना एक भी बार निष्ठा को देखे चला गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी, क्योंकि आरोही के करीब होने से सब ठीक हो जाता था। फिर आज क्या हुआ? निष्ठा वहीं खड़ी होकर कुछ मिनट तक खुद को रिलैक्स करने लगी और फिर रूम में वापस आ गई। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो उसमें आरोही के कई कॉल्स थे और किसी ने पिक भी किया था। निष्ठा थोड़ा घबरा गई कि कहीं मिहिर ने तो उसका फोन नहीं उठा लिया था और कहीं उसने आरोही से बात तो नहीं की थी। निष्ठा जल्दी से आरोही के पास कॉल करने लगी।
लेकिन इस बार आरोही फोन नहीं उठा रही थी। निष्ठा परेशान सी वहीं बेड पर बैठ गई और कल क्या करना है उसके बारे में सोचने लगी। मुंबई में आरोही बॉडीगार्ड्स के साथ अग्निहोत्री मेंशन के लिए निकल गई। उसने कार में बैठने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे हर वक्त डर लगा रहता था कि कुछ गलत ना हो जाए। क्या हो रहा है क्या नहीं, सब चीजें उसकी कंट्रोल से बाहर होते जा रही थी। दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था जिसे वो चाह कर भी नहीं हटा सकती थी। वो जानती थी कि ये सफर उसके और निष्ठा के लिए बहुत लंबा होने वाला था और इस बीच उन्हें कितनी ही लड़ाइयां लड़नी थी इसका उसे अंदाजा नहीं था। वो हर दिन हर वक्त हर मिनट खुद को समझाती रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और उसके पास खुशियां ही खुशियां होंगी। इसी आस के साथ वो खुद से ही लड़ रही थी। हर्ष ने निष्ठा को फिर से कॉल किया था, इसलिए आरोही ने डिसाइड किया कि वो अग्निहोत्री मेंशन जाएगी। कुछ घंटों बाद ही वो अग्निहोत्री मेंशन के बाहर खड़ी थी। वो चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर वहां की खूबसूरती को देख रही थी। वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगी। आरोही जैसे जैसे घर के अंदर जा रही थी उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसके पीछे दो बॉडीगार्ड्स कुछ गिफ्ट्स लेकर चल रहे थे जो निष्ठा ने इंदौर में सबके लिए खरीदे थे। आरोही उस बड़े से मेंशन के अंदर कदम बढ़ाती जा रही थी। वो चारों ओर की खूबसूरती को देखकर जैसे कहीं खो सी गई थी। वो मेंशन सच में बहुत शानदार था। सामने ही कुछ नौकर खड़े थे। वो आरोही को देखकर उसका वेलकम करने लगे। आरोही ने उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। साइड में ही माहिर की मां खड़े होकर आरोही को मुस्कुराकर देख रही थी। आरोही ने उन्हें देखा और समझ गई कि ये माहिर की मां होगी। वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से आगे जाकर झुककर उनके पैर छूने लगी। वीणा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। वो दोनों साथ साथ चलते हुए एक बड़े से हॉल में पहुंच गई। बॉडीगार्ड्स ने गिफ्ट्स को वहीं रख दिया और वहां से चले गए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने क्यों परेशानी उठाई? तुम कोई पराई थोड़ी हो कि यहाँ आने पर तुम्हें गिफ्ट लाने की जरूरत पड़े। वीणा जी उन गिफ्ट्स को देखते हुए कहती है। आरोही जल्दी से कहती है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है आंटी। वीणा जी बीच में ही कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम मुझे आंटी नहीं माँ कहा करो। आरोही मुस्कुराकर कहती है, जी। आरोही वीणा जी के व्यवहार से काफी कंफर्टेबल हो गई थी। वो साफ साफ देख रही थी कि उन्हें किसी भी बात का कोई घमंड नहीं था। आरोही चारों ओर देखने लगी। वहाँ कुछ नौकरों के अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। वीणा जी कहती हैं, बेटा हर्ष अपने दादा दादी के साथ बाहर गया हुआ है। वो पापा जी के दोस्त की तबीयत सही नहीं है तो वो सब उनसे मिलने गए हैं। आरोही होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए उन्हें देख रही थी। आरोही को अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आरोही कहती है, ओह, और आप कैसी हैं? वीणा जी कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा और माहिर का इंदौर ट्रिप कैसा रहा? अच्छा था। आरोही कहती है। वो अंदर ही अंदर नर्वस थी कि उसके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए और उनकी परेशानियां और ना बढ़ जाए। वीणा जी कहती हैं, बेटा तुम कुछ लोगी, चाय कॉफी या और कुछ? आरोही कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। बेटा मुझे तुमसे माहिर के बारे में कुछ बात करनी है। वीणा जी आरोही को देखते हुए बेहद सीरियस होकर कहती हैं। वीणा जी कहती हैं, चलो गार्डन में बैठकर बात करते हैं। वो दोनों गार्डन में आकर बैठ गई। थोड़ी देर दोनों के बीच खामोशी सी छाई रही और उस खामोशी को तोड़ते हुए वीणा जी कहती हैं, बेटा माहिर थोड़ा गुस्से वाला है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता है। लेकिन शायद जब से तुमसे मिला है वो काफी हद तक नॉर्मल रहता है। मैं जब पहली बार उससे मिली थी तब वो बेहद मासूम था, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए उसका बिहेवियर बहुत रूड होता गया। वो सबसे बहुत अलग होकर रहने लगा। आरोही बहुत ध्यान से वीणा जी की बात सुन रही थी। पहली बार मिली उससे उनका क्या मतलब था? आखिर वो उन्हीं का बेटा था। वीणा जी ये कहते हुए चुप हो गई। कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वो आरोही की ओर देखने लगी जिसके चेहरे पर ये साफ साफ दिख रहा था कि वो उनकी बातों का मतलब ठीक से नहीं समझ पाई थी। वीणा जी कहती हैं, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। भले ही मैंने माहिर को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे हर्ष से भी ज्यादा प्यार दिया है जिससे वो अपने सारे दर्द भुला दे। लेकिन समय के साथ वो जैसे पूरी दुनिया से अलग होकर रहने लगा। वो किसी की बात नहीं मानता था हर्ष को छोड़कर। वो हर्ष से बहुत प्यार करता है। माहिर सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हर्ष को कोई कुछ गलत कहे ये उससे जरा भी सहन नहीं होता है। वीणा जी थोड़ा रुककर आगे कहती है, माहिर और हर्ष के जैसा मेरा एक और बेटा था, अर्थ। हर्ष अपने बड़े भाई अर्थ से बहुत प्यार करता था। दोनों भाई हर वक्त एक साथ रहते थे। दोनों को एक पल की भी जुदाई सहन नहीं थी। सब बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन अर्थ हर्ष के साथ खेलते खेलते बेहोश हो गया। हर्ष उसे उस हालत में देखकर बहुत घबरा गया था। उस वक्त हर्ष बहुत छोटा था। वो उस वक्त सिर्फ 4 साल का था। वो अपने छोटे छोटे कदमों से मेरे पास दौड़ते हुए आया और रोते हुए कहने लगा, मम्मा भैया को क्या हो गया? वो उठ क्यों नहीं रहे हैं? फिर वो थोड़ा रुककर सारी बात बताती है। हर्ष की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं दौड़ते हुए अर्थ को देखने के लिए उसके पास गई। अर्थ सोफे के पास बेजान सा पड़ा हुआ था। मैं जल्दी से उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्थ अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था। वीणा जी का गला आंसुओं से भर आया था। जैसे वो ये सब कहते कहते उस वक्त में ही पहुंच चुकी थी। वो थोड़ा रुकी और आगे कहने लगी, मैं अर्थ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने कहा अर्थ को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था और मुझसे ज्यादा हर्ष ने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली थी। उसके
छोटी छोटी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी और उसका चेहरा लाल पड़ गया था। कुछ देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझे केबिन में आने को कहा। मैं हर्ष को लेकर डॉक्टर से मिलने गई। डॉक्टर बहुत सीरियस थी और उन्हें ऐसा देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि अर्थ को क्या हो गया है, वो आखिर अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहा था। बात जारी रखते हुए डॉक्टर ने कहा कि अर्थ को कैंसर है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वीणा जी ने बात जारी रखी। ये सुनकर तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। मुझे सब तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा था। हर्ष को डॉक्टर की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसने मुझसे पूछा कि कैंसर क्या होता है। मैं उस नन्ही सी जान को क्या ही बताती कि उसका भाई अब इस दुनिया में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला था। हर्ष के सवाल का जवाब मेरे पास जैसे था ही नहीं। क्या मैं उसका जवाब देना नहीं चाहती थी। वक्त हमारे हाथों से फिसलता जा रहा था और अर्थ की हालत और भी खराब होती जा रही थी। लेकिन हर्ष उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था। मैं कोशिश करती थी कि हर्ष अर्थ से दूर रहे, लेकिन वो एक पल के लिए भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो मुझसे हर पल यही सवाल करता था कि उसका भाई कब ठीक होगा, और उसका सवाल सुनकर मैं चुप हो जाया करती थी। कुछ वक्त बाद अर्थ हमें छोड़कर चला गया और हमारे पास सिर्फ उसकी यादें ही रह गई। वीणा जी की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। वो जैसे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उनके होंठ कांपने लगे थे और उनकी आंखों के सामने हर्ष का चेहरा घूमने लगा था। आरोही उनके दर्द को अच्छे से समझ रही थी। आरोही किसी को खोने का दर्द अच्छे से जानती थी। उसने वीणा जी के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। वीणा जी ने खुद को संभालते हुए फिर कहा, हर्ष को जैसे समझना नामुमकिन था। वो हर वक्त यही सवाल करता था कि अर्थ कब वापस आएगा। वो उसे छोड़कर आखिर कहाँ चला गया। वो रूम में बंद रहता था और रोता रहता था। वो बोलता था कि जब तक उसके अर्थ भाई नहीं आएंगे तब तक वो खाना नहीं खाएगा। तब उसकी हालत मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन वो किसी की भी बात को नहीं सुनता था। हर्ष की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। मैं डॉक्टर से बात कर रही थी और वहीं पास में हर्ष बैठा था। अचानक वो वहां से बाहर चला गया। मैं परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए बाहर आई और मैंने देखा कि हर्ष किसी बच्चे से बात कर रहा था। वो माहिर था। मैं एक पल के लिए उस मासूम से 6 साल के बच्चे को देखती रह गई थी। माहिर किसी दवा की तरह हमारी जिंदगी में आया था और उसके आते ही हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने लगा था। मैं धीरे से उन दोनों के पास गई। हर्ष ने मुझसे खुशी से कहा, मम्मा मम्मा देखो मैंने एक नया दोस्त बनाया है। मैंने उस अकेले बच्चे को देखा जिसकी मासूम सी आंखें मुझे ही देख रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो चुप था। शायद मेरी बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसकी आंखें नम थी। मैंने आसपास के लोगों से पूछा भी कि वो बच्चा किसका था, पर किसी को कुछ नहीं पता था। मैं उसे लेकर घर आई। सोचा कि रात हो गई है, कल पुलिस स्टेशन जाऊंगी। उस दिन माहिर के घर आने से हर्ष बहुत खुश था। वो जैसे अर्थ को उस वक्त भूल गया था। इतने दिन बाद हर्ष को खुश देखकर हम सब भी बहुत खुश थे। लेकिन माहिर गुमसुम सा बैठा हुआ और बार बार हर्ष को देख रहा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा पर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसके कपड़ों को ध्यान से देखा। उसने पार्टी के कपड़े पहने थे और उसके कपड़ों के डिजाइन में हैप्पी बर्थडे माहिर लिखा हुआ था। मैंने पूछा कि क्या आज उसका बर्थडे है। ये बताते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। उस बच्चे ने धीरे से कहा, कल था, मुझे लगा कि उसका नाम माहिर है, इसलिए हम सब ने उसे माहिर कहा। मैंने प्यार से उसे अपनी गोद में बिठाया और पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ है। उसने कहा कि पता नहीं। मुझे उसका जवाब समझ नहीं आया। मैंने फिर पूछा कि आप कहाँ रहते हो। उसने मासूमियत से अपना सर ना हिलाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वीणा जी बताती हैं, उसने कहा, मेरा भाई कहीं खो गया है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगी? उसके इतने मासूमियत से भरे सवाल से मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगी, लेकिन उसे मेरी बात माननी होगी। मैंने उसे बहुत सी चीजें पूछी, लेकिन उसे शायद कुछ नहीं पता था। उसने मुझसे कहा कि वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। मैं समझ गई कि वो उसका जरूर जुड़वा भाई होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि माहिर के बारे में कहीं से भी कुछ तो पता चले। समय बीतता जा रहा था, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। माहिर के रहने से हर्ष बहुत खुश रहता था। माहिर भी हर्ष के साथ बहुत घुल मिल चुका था। वो रोज मुझसे पूछता था कि उसका भाई उसे कब मिलेगा। मैंने फैसला किया कि मैं माहिर को अडॉप्ट करूंगी और उस दिन के बाद से माहिर को मैंने हर्ष से भी ज्यादा प्यार किया। वीणा जी कहती हैं और फिर वो अपनी नम आंखों से आरोही की ओर देखते हुए आगे कहती हैं, वो अब भी अकेला है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी भी तुम्हें जानना जरूरी है और मैं चाहती हूँ कि ये बात माहिर तुम्हें खुद बताए। उस वक्त टाइमिंग बहुत गलत हो गई थी। इस वक्त निष्ठा को वहां होना चाहिए था। आरोही तो माहिर के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। आरोही बहुत हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मशहूर बिजनेस टाइकून माहिर अग्निहोत्री का कोई जुड़वा भाई भी था। आरोही को इस वक्त अपनी और निष्ठा की भी याद आ रही थी। वो दोनों भी शायद जुड़वा बहनें ही थी और शायद उन्हें भी कभी इस बारे में पता ही नहीं था। और इतने वक्त बाद वो दोनों अचानक से एक दूसरे के सामने आई थी। आरोही को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो वीणा जी से क्या कहे। उसे हर पल यही डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ गलत ना कह दे और जिससे वीणा जी हर्ट हो जाए। आरोही अचानक ही पूछती है, क्या उनके भाई मिले? नहीं, वीणा जी बोली। आरोही बहुत हैरान थी। जब वो दोनों जुड़वा भाई थे तब तो आसानी से वो मिल जाना चाहिए था। वीणा जी फिर कहती है, वो आज भी उसे ढूंढ रहा है और हर वक्त यही सोचता रहता है कि उसका भाई उसे कभी मिलेगा भी या नहीं।